हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। देखिएगा बच्चों, एग्जाम में सिर्फ 1.5 मंथ बचा है, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो क्यों ना मैं भी कुछ आपको ऐसा कंटेंट दे दूं जिससे कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिले। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं 10 बोर्ड के इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपको पता है सीबीएसई बोर्ड आपके 10 बोर्ड बायोलॉजी में डायग्राम से काफी क्वेश्चन पूछती है, यस कि नो। इस वजह से मैं आपके लिए 10 बोर्ड बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डायग्राम है वह लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कहां से कौन सा डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन को पूछने का, वह भी मैं आपको बताऊंगा, यस कि नो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं 10 बोर्ड ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम बायोलॉजी। आइए बात करते हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये जो डायग्राम है ना, इसे तुम पढ़ते नहीं हो। क्यों? तुम पढ़ते हो हर्ट वगैरह, ठीक है, पढ़ना चाहिए। इस डायग्राम को आप इग्नोर करते हो, मुझे पता है। एनसीईआरटी में कोने में एक डायग्राम पड़ा हुआ है, कोई ध्यान से नहीं देखता इसे, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है, ठीक है। लेकिन देखिए, इस डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन बन सकता है। इस डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है, इस साल चांसेस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है यार इस साल पूछा जाएगा। आपको क्या करेगा वो, ये लीफ का डायग्राम दे देगा, ये वाला डायग्राम दे देगा और बोलेगा लेबल करो ए पार्ट को, बी पार्ट को, सी पार्ट को, डी पार्ट को। समझ में आ रहा है, लेबल करने के लिए बोल देगा। बातें समझना, वह कह देगा यह ए पार्ट को लेबल करो, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट, है ना। वह क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि फ्रॉम विच पार्ट हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस अकर्स। आपको दिमाग लगाना है, बी पार्ट जहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। बातें समझ में आ रही है? तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से करना है बच्चों। देखिएगा, इस डायग्राम को आप ध्यान से नहीं करते हो, लेकिन इस बार करना है, आपसे पूछा जाएगा, लेबल करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप देखिएगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का। आगे बात करते हैं ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। यह डायग्राम आप अच्छे से देखो, इस डायग्राम को अच्छे से देखो। इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, हर दूसरे साल रिपीट हो जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज स्टोमेटापोर, दिस इज योर गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोज होने में। जब यह वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो यह फूल जाती है, जिससे यह स्टोमेटल पोर भी ओपन हो जाते हैं। और जब इससे वाटर डिफ्यूज होकर बाहर निकलता है तो ये फ्लैसिड हो जाती है, पिचक जाती है। उसकी वजह से देखिएगा यह स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटल पोर हेल्प करते हैं ट्रांसपायरेशन में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। देखिएगा ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 के डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। जो भी ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है वह कहां से होता है, स्टोमेटल पोर से होता है। बातें समझिएगा, बातें समझिएगा ध्यान से। ट्रांसपायरेशन जो वाटर वगैरह की लॉस होती है वह भी इसी पोर से होती है। इस डायग्राम से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आपको इस डायग्राम को अच्छे से करना है। गार्ड सेल क्या करती है बच्चों, स्टोमेटल पोर्स के ओपनिंग व क्लोज होने में हेल्प करती है। देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यह आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आपको ध्यान से करना है। देखिएगा ये आपको दिख रही है गार्ड सेल, ये क्या करती है, जब इससे वाटर लॉस होता है तो ये पिचक जाती है और इससे यह क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। आगे चलें, आगे सुनिएगा। यह है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है पता है? अपनी बॉडी में क्या होता है, इंजेक्शन, ठीक है, बक्कल कैविटी में फूड गया, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन, फिर एक्सक्रीशन। अमीबा में कैसे होता है, इधर सुनो। अमीबा क्या करता है, अमीबा पहले क्या करता है, फूड को इंटेक करता है। क्या करता है, फूड को इंटेक करता है। और फूड को इंटेक कैसे करता है, हमारे पास तो हाथ है, अमीबा के पास हाथ नहीं होता है। अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया, उसके साइटोप्लाज्म होते हैं, उससे सूडोपोडिया बनाता है। क्या बनाता है, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल है, बैक्टीरिया वगैरह है, उसे इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं, इंजेक्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिएगा यह क्या है आपका, न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसमें आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिख रहा है अमीबा, यह अमीबा क्या करेगा, फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया की हेल्प से इंगल्फ करेगा, इंजेक्ट करेगा। इंजेक्ट होने के बाद इस फूड वैक्यूल, देखिएगा फूड वैक्यूल में आ गया फूड, ठीक है, इंजेक्ट किया अमीबा ने, कहाँ गया, फूड वैक्यूल के पास। फूड वैक्यूल के ऊपर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। समझिएगा मेरी बात सुनो। लाइसोसोम होता है इसके पास, अमीबा के पास।
अमीबा क्या करता है, सिक्रेट करता है सिक्रेटरी जूस, डाइजेस्टिव जूस कहाँ पे, फूड पार्टिकल पे, जिसे फेगोसोम कहते हैं। ये फूड वैक्यूल के पास जब डाइजेस्टिव जूस मिल जाते हैं, उसे फेगोसोम कहते हैं। वहां पे उस डाइजेशन होता है, पूरा फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और बात करते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह अमीबा क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है सूडोपोडिया की हेल्प से। समझना काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया आपको बात? आगे चलते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब ये देखो, इसका क्वेश्चन तो आपको पता है हर दूसरे साल रिपीट हो जाता है। इधर देखिएगा, इस डायग्राम को आपको अच्छे से करना है। किस प्रकार से आप फूड इंटेक करते हो, तो पहले बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी से फिर फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाके स्टोमक में जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर इंटेस्टाइन, और फिर एनएस के थ्रू बाहर आपका फूड चले जाता है। बातें समझ में आई क्या? देखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल किस किस से मिलके बना होता है? आपकी ग्लैंड से मिलके बना होता है और ऑर्गन से मिलके बना होता है। ठीक है, फूड को इंटेक किया, बक्कल कैविटी में डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ठीक है, आपके तीत वगैरह तीत होती है, टंग होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। फिर फूड वहां से कहाँ जाएगा? फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं वहां जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में भी क्या होता है? डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन एल्कोहल का होता है, ड्रग्स का होता है। समझ में आई? फिर वहां से फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली फूड का डाइजेशन होता है। मेनली फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कौन कौन हेल्प करता है? इंटेस्टाइनल जूस हेल्प करती है, पेनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है, बाइल हेल्प करता है। ठीक है, इधर सुनो, एक बार इधर देखो, ये आपका फूड इंटेक किया आपने, फूड इंटेक किया कहाँ गया? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से कहाँ गया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। अब यहाँ से फूड कहाँ जाएगा? आपका ईसोफेगस जिसे फूड पाइप कहते हैं। यहाँ जाने के बाद यह जाएगा स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं फूड में, उसे मारने में हेल्प करता है। अच्छा, आपके फूड का डाइजेशन माउथ में भी स्टार्ट हो जाता है, पता है? स्टार्च का डाइजेशन माउथ के बक्कल कैविटी में होता है, क्योंकि आपकी सलाइवा होता है, सलाइवा लार, उसमें होता है टाइलिन एंजाइम। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। आगे बात सुनो, यहाँ पे फूड आया, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होती है। ठीक है, चर्निंग मूवमेंट, और इसोफेगस में होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसको आगे पुश करती है, किसको? फूड को आगे पुश करती है। तो फूड कहाँ आता है? स्टमक में। स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होती है। चर्निंग मूवमेंट जो कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करती है? डिवाइड करती है। यहाँ पे HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में हेल्प करता है। और कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम में हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया आपका। ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, वह एसिडिक मीडियम में हेल्प करते हैं, इसलिए HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। यह फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है? मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जिसमें आपका लीवर से बाइल आता है। लीवर है ना, लीवर एक जूस सीक्रेट करता है जिसे बाइल कहते हैं। वह बाइल कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियास भी क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो कहाँ आता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद अब देखिएगा, एब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन में होता है। समझ में आया आपको बात? हम बात करते हैं, फिर फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कोलन, सिकन, रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं इसके। यहाँ पे आता है, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी अपना वेस्ट मटेरियल होता है वह एनएस के थ्रू बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई? इधर देखो, आगे सुनो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब सुनिएगा, जो भी हमने फूड को एब्जॉर्ब किया वह फूड कहाँ जाता है? सेल के पास। जो भी फूड हमने एब्जॉर्ब किया वह जाता है सेल के पास। सेल के पास जाता है, वहां पे क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन वहां पे होता है। सुनिएगा मेरी बात, जैसे हमने ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, स्टमक में क्या किया? ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, वह ग्लूकोज आपका कहाँ जाएगा? इन साइटोप्लाज्म, सेल की साइटोप्लाज्म में जाके वह पायरुवेट में चेंज होगा। यह एरोबिक रेस्पायरेशन है। इधर सुनिएगा, यह क्या है? रेस्पायरेशन। पायरुवेट एसिड का बनना एरोबिक रेस्पायरेशन और अनएरोबिक रेस्पायरेशन का कॉमन पार्ट है। इधर सुनो, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा तो भी पायरुविक एसिड बनेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो भी पायरुविक एसिड बनेगा। कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट बना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बने, एनर्जी बनी। अब देखिएगा,
absence ऑफ ऑक्सीजन, अगर यह ऑक्सीजन की absence में होगा तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनेगी, ठीक है। लेकिन लेक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन हुई जो कि हमारी मसल्स में होती है, ठीक है, हम वर्क करते हैं तो कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, उस कंडीशन में मसल्स में कम ऑक्सीजन बन जाती है, लाइक कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है। लेकिन हम बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनती है। ह्यूमन रेस्पिरेशन में इस डायग्राम को अच्छे से करना, किस प्रकार से डायफ्राम वर्क करता है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो थोरेसिक चेंबर का रीजन बढ़ता है, जब ये रिलैक्स होता है तो थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम कम होता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज होता है और एयर हाई लाइक एयर थोरेसिक चेंबर से या लंग्स से एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है। यह बातें आपको ध्यान से याद करनी है, इस डायग्राम को आप अच्छे से करना बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह आपको लेबल करने के लिए बोल देगा, वह फंस जाओगे। बच्चे कहाँ फंसते पता है, बच्चे फेरिंग्स और लेरिंग्स में फंसते हैं। आप सुनिएगा, पहले फेरिंग्स आएगा फिर लेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, बातें समझना। ए लेरिंग्स इज ए वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लेरिंग्स क्या होता है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। अब देखिएगा, आपने ये नेजल चेंबर दिख रहे हैं आपके, नेजल चेंबर, यहाँ से एयर इंटर करती है, ठीक है, नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी में जाने के बाद यह जाती है आपकी फेरिंग्स। कहाँ जाती है, फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। यहाँ से यह एयर जाती है लेरिंग्स से पास। लेरिंग्स क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। यहाँ से जाने के बाद यह जाती है आपकी ट्रेकिया में। ट्रेकिया जिसे श्वास नली कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वास नली, ठीक है। समझ में आया आपको बात। देखिएगा एक और बात सुनो, ये जो फेरिंग्स होता है ना, इस फेरिंग्स से जो अपर पार्ट पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। फेरिंग्स का अपर पार्ट में ग्लोटिस होता है। इस ग्लोटिस को एपिग्लोटिस ढक के रखता है। जब भी आप खाना निकलते हो ना तो ये एपिग्लोटिस इस ट्रेकिया को या फेरिंग्स को ढक लेता है। समझ में आई वाली बात, इधर सुनो। एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस को ढक लेता है। ग्लोटिस क्या है, लेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट। लेरिंग्स से ऊपर होता है ग्लोटिस। उस ग्लोटिस को कौन ढक लेता है, एपिग्लोटिस, ठीक है। जब आप खाना खाते हो इसे ढक लेता है, ठीक है। जब भी आप सुनो, जब भी आप खाना खाते हो इसे ढक लेता है। इसलिए बोलते हैं खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ओपन होता है। अरे वॉइस कैसे नहीं ओपन हो, वॉइस क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि एयर का हम एक्सेलरेशन करते हैं। देखिएगा, जब आप बोलते हो तो हवा भी बाहर आती है, तो देखिएगा, समझ में आया, इस वजह से ये ढक लेता है। इतनी बातें समझ में आई। यह डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको लेबल करने के लिए कह सकता है ए बी सी डी पार्ट को लेबल करो, ठीक है। बातें समझना, ट्रेकिया, ठीक है। अब बात सुनो, यह आपका क्या है, लंग्स है। यह क्या है, लंग्स। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकी में, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है। ये ब्रोंकी आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आपके एल्यूलाई में ओपन होते हैं, जहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है। बातें समझना। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ से नेजल कैविटी से नेजल चेंबर, दिस इज फेरिंग, दिस इज लेरिंग्स। लेरिंग से कहाँ गया, ट्रेकिया। ट्रेकिया से आप देख सकते हो, ट्रेकिया फर्दर T5 थोरेसिक वर्टिब्रा आपके नहीं है, T5 थोरेसिक वर्टिब्रा के 5 सेक्शन से जाकर यह 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोंकी। यह ब्रोंकी फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। देखिएगा, यह क्या है, ब्रोंकी। यह ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एक शेक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। आपने देखा होगा, जो हार्ट जो पंप करता है ना लंग्स के पास, हार्ट लंग्स के पास ब्लड को पंप करता है, वह कहाँ आता है, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। इधर सुनो, हार्ट का तो आप रट लो, घोट लो, समझ लो। हार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें क्या पूछेगा आपसे पता है, Which part of heart receive deoxygenated blood? Which part of heart pump the blood to the body? Which part of the heart pump the blood to the lungs? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको लेबल करने के लिए दे सकता है। और मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट एंड लेबल इट्स पार्ट एंड एक्सप्लेन। 5 नंबर का क्वेश्चन ये आने वाला है, इसको आप कर लेना। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये आ सकता है। आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन। इधर सुनिएगा, यह आपको डायग्राम डबल सर्कुलेशन को समझा रहा है। किसको समझा रहा है, डबल सर्कुलेशन को। आप देखो किस प्रकार से, आप देखोगे, इसमें देखोगे तो आप देखोगे राइट आर्टरिया क्या करती है, राइट आर्टरिया क्या करती है, आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है। फिर यह ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। कौन पंप करता है लंग्स को, राइट वेंट्रिकल करता है, राइट वेंट्रिकल पंप करता है लंग्स को, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बॉडी को हार्ट का कौन सा पार्ट पंप करता है ब्लड को, तो आप करोगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस टाइप का आपको इस डायग्राम को भी अच्छे से करना है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं,
ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी आपके देख सकते हो, जहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, साथ ही ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो आपका यूरिया वगैरह का फॉर्मेशन होता है, जो कि कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर, किसके थ्रू आता है, यूरेटर के थ्रू। किडनी में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हुआ, ठीक है, वहां से यूरिन बना, यूरिन को कौन लेके आएगा, यूरेटर, है ना, यूरेटर कहाँ को लेके आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे स्टोरेज ऑफ यूरिन होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन होता है, और इस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जब ये भर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय भर जाता है, तब इस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, वहां से सिग्नल आते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, उससे यूरिनेशन होता है या हम यूरिन को पास करते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। काफी गंदा डायग्राम लगता है सर हमें, ये सर समझ में नहीं आता ये क्या डायग्राम है। इस डायग्राम को मैंने पढ़ाया है, इजी वे में पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाऊंगा ऑफसेट 2.0 में। इसको बच्चों समझ नहीं पाते, मैंने इजी वे में आपको समझाया है इसको। इधर सुनो, आप देखोगे ग्लोमेरुलस, ये आपकी क्या आई, रीनल आर्टरी आई, है ना, अफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं इसे फर्दर क्लास में। यह ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, एक फिल्टर होता है, एक फिल्टर लगी होती है, छलनी लगी होती है, जहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। बात करते हैं, दिस इज योर डक्ट। अब बात करोगे डक्ट, जिसमें पीसीटी पाया जाता है, लूपोफेनले पाया जाता है, डीसीटी पाया जाता है, सीटी पाया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पाई जाती है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। इधर सुनो, अफरेंट आर्टरियोल आई, कोइल स्ट्रक्चर बनी, कोइल स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, समझ में आया, ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कि बोमन कैप्सूल में ओपन होती है। किस में ओपन होती है, बोमन कैप्सूल में। इधर सुनो, ये आपका ग्लोमेरुलस छलनी जैसा दिख रहा है, अब देखिएगा, यह आपकी रीनल आर्टरी आई, ये छलनी जैसी स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस, यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। फिल्ट्रेशन से क्या होता है कि आपका जो फिल्टर होता है वह कहा जाता है इस ट्यूब में। लेकिन बात समझो, ये ग्लोमेरुलस जो फिल्टर करता है ना, ये ब्लड को फिल्टर कर देता है, साथ साथ यह कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट को भी आपके यूरिन में डाल देता है। क्या करता है, यूरिन में डाल देता है। उस कंडीशन में क्या करती है, यह पीसीटी एब्जॉर्प्शन करती है। पीसीटी एक पार्ट होता है ना, ट्यूबुलर पार्ट होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन करवाती है किसका, एसेंशियल न्यूट्रिएंट का, जो कि हमारे ग्लोमेरुलस ने ठीक से फिल्टर नहीं किए हैं। देखिएगा, समझ आ रही है बात। तो वह कहाँ जाता है, पीसीटी के पास, पीसीटी से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी एंड आपका यह कलेक्टिंग डक्ट। इसको मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके पढ़ो वहां पे। बाकी अभी तो आपको ये डायग्राम अच्छे से करना है। आगे बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अभी तक हमने बात करी थी किसकी, लाइफ प्रोसेसेस की, जिसके डायग्राम हमने बात कर लिए थे। अब हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको करना है न्यूरॉन को। न्यूरॉन को अच्छे से कर लेना बच्चों। देखिएगा, न्यूरॉन का लेबल करने के लिए आपको बोल सकता है, देखिएगा, दिस इज डेंड्राइट, है ना, जैसे आपके हाथ है ना, हाथ ऐसे डेंड्राइट होते हैं न्यूरॉन के पास, जो कि क्या करते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ठीक, इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल को रिसेप्ट करते हैं। देखिएगा, यह क्या करते हैं, अभी मैंने पिंच करता हूँ कोई पिन वगैरह या आग वगैरह के पास में लेके जाता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड की सेल्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, आप देखोगे न्यूरॉन्स होते हैं पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ये रिसेप्टर के लिए क्या होते हैं, स्टिमुलस के काम करते हैं, इस स्टिमुलस से रेस्पॉन्स करते हैं। और देखिएगा, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव। यह क्या लेते हैं, सिग्नल को लेकर आते हैं। सिग्नल कहाँ को आते हैं, आपके साइट ऑन बॉडी, सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से यह क्या, आपका एक्सोन पार्ट होते हैं। एक्सोन से होते हुए कहाँ जाते हैं, नर्व एंडिंग तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक जाते हैं। और यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं। आप इधर इतना सुनिएगा, कोई भी सिग्नल आता है, डेंड्राइट उसे कैच करते हैं, उस सिग्नल को कहाँ भेजते हैं, साइटन बॉडी की ओर। साइटन बॉडी से वह सिग्नल कहाँ जाते हैं, आपके एक्सोन पे जाते हैं। एक्सोन से जाने के बाद वह सिग्नल आपके जाते हैं नर्व एंडिंग पर तक जाते हैं। इतनी बातें समझ में आई आपको, इतनी बातें समझ में आई किस प्रकार से सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और डायग्राम आप अच्छे से कर लेना, रिफ्लेक्स आप अच्छे से कर लेना। यहाँ से आपसे पूछ सकता है सेंसरी नर्व कौन सी है, मोटर नर्व कौन सी है। यह डायग्राम देख के वह डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ नर्व कैरी सिग्नल फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। तो आप क्या करोगे, मोटर नर्व नहीं, सेंसरी नर्व। आप क्या करोगे, सेंसरी नर्व। सेंसेशन, सेंसरी बताया था, याद करवाया था, सेंसरी सेंसेशन। सिग्नल को कौन लेके आते हैं ब्रेन में, सेंसरी नर्व। और कौन नर्व सिग्नल को लेके आते हैं ब्रेन से बॉडी पार्ट तक, तो मोटर नर्व। मोटर नर्व ब्रेन से बॉडी एंड सेंसरी नर्व बॉडी टू ब्रेन लेके आते हैं। समझ में आई बातें, इसको आप ध्यान से करिएगा। ह्यूमन ब्रेन, इसके अंदर बच्चों फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को आप अच्छे से कर लेना। और उसका जो मेन पार्ट है वो हिंड ब्रेन है। हर साल
बॉडी पोस्चर को बनाने में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? तो हिंड ब्रेन का सेरिबेलम हेल्प करता है। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? तो आप करेंगे क्या करोगे? इनवॉल्यूंटरी में मेडुला ऑब्लिगेटा वगैरह जो भी एक्शन होते हैं, छींक आना, उल्टी होना, मेडुला ऑब्लिगेटा हेल्प करता है। ठीक है, हिंड ब्रेन का क्या काम होता है? बैलेंसिंग, पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। बातें समझ में आ रही है आपको? पोन्स एक रीजन होता है हिंड ब्रेन का पार्ट होता है जो कि रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बात करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन आपका हेल्प करता है कॉन्शियसनेस में, रीजनिंग में, मेमोरी में। फिर से बोलो, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, रीजनिंग में फोर ब्रेन हेल्प करता है। हिंड ब्रेन आपका पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। और आप बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम होता है ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि देखने और सुनने में हेल्प करते हैं। इतनी बातें समझ में आई? बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ग्लैंड और हार्मोन याद कर लो। कौन सी ग्लैंड का क्या काम है, कौन सी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है। डायग्राम यहाँ से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, डायग्राम इस ग्लैंड का और ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कौन सा रिलीज करती है। ग्लैंड का नाम, ग्लैंड का फंक्शन, ग्लैंड हार्मोन का नाम, ग्लैंड हार्मोन का नाम एंड इसका फंक्शन कर लेना बच्चों। आगे बात करते हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस में आपको क्या करना है कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें आप 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपसे प्लेनेरिया का पूछ लेगा, या आपसे हाइड्रा में पूछ लेगा, या आपसे स्पोर के थ्रू किस प्रकार से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है फंगी में, ये पूछ लेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ सेक्सुअल फ्लावर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। वो आपको बोल देगा ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट। से पार्ट को एक्सप्लेन करना होगा तो आपको पता ना होगा मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, कहाँ से पोलन ग्रेन किस पार्ट पे आता है ना, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो ओवेरी किस में चेंज होती है, सीड किस में चेंज होता है। ठीक है, इधर देखो, अब देखो ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको भी एक बार देख के जाना, क्योंकि किस प्रकार से पोलन ग्रेन आते हैं, पोलन ट्यूब बनती है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देखना। आगे बात करते हैं सीड जर्मिनेशन। यह भी डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, पहले क्या बनता है, शूट पार्ट बनता है, रूट पार्ट बनता है। ठीक है, पहले कौन सा पार्ट बनता है सीड जब जर्मिनेट होता है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों डायग्राम में से एक डायग्राम तो पूछा जाएगा हर साल, कभी तो अल्टरनेटिव पूछा जाता है, या तो मेल कभी फीमेल, कभी मेल कभी फीमेल। तो आप सुनिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप अच्छे से कर लेना। अल्टरनेट पूछे जाते हैं, इन दोनों डायग्राम को आपको अच्छे से करना है, घोटना है। मेल रिप्रोडक्टिव हो गया, हेरिडिटी। हेरिडिटी में आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लो अच्छे से बच्चों। जो ग्लोब डोमिनेंस है ना, उसको कर लो। यह आपका डायग्राम वेरिएशन इन पॉपुलेशन। आप देखोगे ये वाला डायग्राम वेरिएशन को शो कर रहा है, किस प्रकार से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बने, उसमें वेरिएशन आई है, और ऑफस्प्रिंग से जब नई ऑफस्प्रिंग या एक्टिव जनरेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। ठीक है, आप इसके लिए आप किसका, मेंडल का मोनोहाइब्रिड ग्रोथ का भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा अटैच एंड फ्री ईयर लोब, इसको आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे जो फ्री ईयर लोब होते हैं डोमिनेंट होते हैं, अटैच ईयर लोब रिसेसिव होते हैं। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है सेकंड पेज पे ही। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो सेकंड पेज पे ही आपका ये डायग्राम है, आपको इसको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन छाप लो, लिख लो, छपेगा। यह क्वेश्चन छपेगा। कौन सा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, किस प्रकार से मेल बनेगा या फीमेल, या कौन डिसाइड करता है, इसका आपको मैंने समझा रखा है अच्छे से, इसको आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, मतलब छपेगा, अच्छे से करना। अवर इन्वायरमेंट, अवर इन्वायरमेंट आपको क्या करना है, आपको करना है ट्रॉपिक लेवल को याद करना है, फूड चेन और फूड वेव। ऐसे बताता हूँ, सुनो। ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं, यह आपको करना है। साथ ही ट्रॉपिक लेवल के अंदर आपको फ्लो चार्ट बोल देगा वो, है ना, या आपको बोल देगा ड्रॉ ए फ्लो चार्ट ऑफ, इधर सुनो, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट ऑफ फूड चेन, है ना। एक ग्रास फूड चेन को समझाओ, ग्रास इकोसिस्टम की फूड चेन को समझाओ, तो आप समझा दोगे। क्या समझाओगे, ट्री है, ट्री को कौन कंज्यूम करेगा, आपका डियर, डियर को कौन करेगा, लोयर। वैसे हम बात करते हैं इस ग्रासेस को कौन करेगा, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन कंज्यूम करेगा, आपका फ्रॉग को, स्नेक एंड स्नेक को आपकी ईगल वगैरह। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इन सभी डायग्राम को अच्छे से कर लेना। डायग्राम से 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको वो कवर करने हैं बच्चों, है ना। बस, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जुड़िए, है ना, हम पे ट्रस्ट कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको बेहतरीन फैकल्टी और कंटेंट दिया जाएगा। अगर आपको ये सेशन और वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।